मेरा नाम फिरदौस है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू को बेटियों से नफरत थी। वो कहते थे कि लड़कों के साथ पढ़ेगी तो मेरा मुंह काला करके आएगी। एक दिन मेरे अब्बू का दोस्त घर आया तो पूछा, तुम क्यों कॉलेज नहीं जाती हो? ये सुनकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। जब उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं इश्क किस्त नंबर 3। वो दोनों माँ बेटी जब सारा सामान लेकर वापस घर आई तो रजा की गाड़ी लाउंज में खड़ी थी, जिसको देखकर उन दोनों का तो खल की खुश हो गया था। रजा आज ऑफिस से दोपहर में ही आ गए थे। राबिया रजा के बगैर इजाजत के फिरदौस के कहने पर चली गई थी, मगर वो ये बात खूब अच्छी तरह जानती थी कि रजा को एक और मौका मिल गया उसे और उसकी बेटी को जलील करने का, और वो अपने हाथ से ये मौका बिल्कुल जाने नहीं देगा। वो तो तलाश में ही था कि वो कब घर आए। दोनों माँ बेटी ने परेशानी से रजा की कार को देखा, जबकि वो दोनों तो 1 घंटे पहले पहले घर में मौजूद थी और मतलूबा सामान लेकर फौरन घर आ गई थी। राबिया अच्छी तरह से जानती थी कि रजा फिरदौस को अपने साथ लेकर बाहर नहीं जाता था। बेटी को अपने साथ लेकर चलना वो अपनी तौहीन महसूस करता था, मगर दूसरी तरफ फिरदौस भी सही कह रही थी, क्योंकि यूसुफ साहब फिरदौस के लिए कोई ना कोई तोहफा लाजमी लेकर आते थे, और आमना की सालगिरह पर वो खाली हाथ जाती अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक दूसरे को जानती थी और बहुत अच्छी दोस्त थी। अम्मी, अब क्या होगा? बाबा तो जल्दी घर आ गए हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। ना जाने बाबा क्या करेंगे। मेरी गलती थी, मुझे आपको लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। मैं खाली हाथ ही चली जाती। अब तो हम दोनों की शामत पक्की है। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मी, ना जाने अब क्या होगा। अब जो होगा देखा जाएगा, अंदर चलो तभी मालूम होगा, राबिया ने कहा। वो दोनों घर के मेन डोर से दाखिल होते हुए अंदर लिविंग रूम की तरफ आई तो रजा टीवी के सामने टांग पर टांग रखे बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और सख्ती के असरात मौजूद थे। रजा के चेहरा देख कर उन दोनों का खल तक खुश्क हो गया था। दोनों ने फौरन एक दूसरे को देखा। फिरदौस ने किताबें उठाकर खामोशी से टेबल पर रखी और फिर से आम अपने बाप को किया। कहाँ गई थी मेरी इजाजत के बगैर? वो फिरदौस को देखकर बहुत सख्त लहजे में बोला। साम का जवाब देना उसने जरूरी नहीं समझा। बाबा बाबा, वो बुक शॉप तक गई थी। आमना की बर्थडे के लिए कुछ तोहफे लेने थे, इसलिए मैंने अम्मी से जिद की थी कि वो मुझे ले जाएं। फिरदौस ने दबे दबे लफ्जों में अपने बाप को देखते हुए कहा, तुमने कहा और तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ चल दी। उसने मुझसे पूछा भी जरूरी नहीं समझा। रजा की आवाज गर्जदार थी। इतने पर निकल गए कि तुम दोनों माँ बेटी की जान चाहे अपना मुंह उठाकर निकल जाओ। अपने चेहरे और जिस्म की नुमाइश करवाने की कुछ ज्यादा ही शौक नहीं होगा तुम में? फिरदौस, वो बड़े से सख्त लहजे में कहता हुआ अब फिरदौस के बिल्कुल सर पर आकर खड़ा हो गया। अब आप बिल्कुल सामने खड़े बाप को गुस्से में देखकर फिरदौस की तो जान निकल गई। मुझसे पूछा था कि मैं चली जाऊं? रजा धड़ा और अपनी आंखों में गुस्सा और सख्ती लिए फिरदौस को देखते हुए पूछ रहा था। बाबा बाबा, मैं आपको इतने दिनों से कह रही थी, मगर आप इतने मसरूफ थे कि आप मुझे ले जा नहीं पा रहे थे। और परसों की बर्थडे थी, वो लोग हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। क्या ये अच्छा होता कि मैं खाली हाथ चली जाती? क्या सोचते वो लोग मेरे बारे में? फिरदौस ने आहिस्ता आवाज में अपने बाप के आगे अपनी सफाई पेश की। तो इसलिए मैं आज अम्मी के साथ। उसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि एक जोरदार थप्पड़ रजा ने फिरदौस के मुंह पर मारा तो फिरदौस जमीन पर जा गिरी। रजा की भारी हाथ से उसका गाल सुर्ख हो गया था। सीधे हाथ के होंठ के किनारे से खून रिसने लगा था। फिरदौस राबिया की फिक्रमंदी से उसकी तरफ बढ़ी कि रजा ने फौरन उसका हाथ तेजी से पकड़ा। फिरदौस अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए खामोश आवाज में रोती रही। तुम उसका बड़ा सा देने लगी हो। अपनी औकात में रहो। औकात जैसे जिसे कहते हैं, जो तुम्हारी मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है। एक तो बेटियां पैदा करने में माहिर हो और ऊपर से उनको खराब करने में भी, उनको बागी बनाने में भी, उनको आवारा बनाने में भी। राजा ने जोर से राबिया का हाथ दबाया तो राबिया की चीख निकल गई। माँ की तकलीफ में देखकर फिरदौस तेजी से उठी और अपने माँ बाप के दरमियान आकर खड़ी हो गई। बाबा बाबा नहीं, प्लीज अम्मी को कुछ मत कहें, उनकी कोई गलती नहीं। अम्मी को मत मारे, मुझे मार ले, मेरी गलती है। मैंने अम्मी को कहा था कि वो मुझे लेकर चले जाएं। अम्मी तो मुझे कह रही थी कि बाबा खफा होंगे, मगर मैंने जिद की थी। प्लीज बाबा मुझे मार लें, अम्मी को कुछ ना कहिए। अम्मी को कोई कसूर नहीं है, वो तो मुझे मना कर रही थी। मेरी गलती है। हाँ, सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम ही तो हो मनहूस जो मेरे घर में पैदा हो गई, और एक मनहूस तुम्हारी माँ जो मुझे सारी जिंदगी एक बेटा न दे पाई। सारी जिंदगी के लिए मुझे लोगों के आगे रुसवा कर दिया, कमजोर बना दिया। क्या सोचते होंगे लोग कि मैं कितना कमजोर मर्द हूँ जो एक बेटा पैदा नहीं कर सका, और औलाद मैं मिली हो तो वो भी क्या बेटी। वो तो कुछ शुक्र हो गया कि मुझ पर इस तरह से कि एक बेटी मर गई। बचपन में मेरी जान छूट गई उससे, वरना के अभी वक्त
भुगतना पड़ता सारी जिंदगी। राबिया अपनी आंखों में आंसू लिए अपने शोर की कड़वी बातें सुनती रही, जबकि फिरदौस की आंखों से आंसू तेजी से टपक रहे थे। रजा उनको बुरा भला कहता हुआ गाली देकर जा कर चुका था। फिरदौस तेजी से भागकर किचन में गई, ठंडे पानी की बोतल लाई और ग्लास में डालकर पानी अपनी माँ के आगे बढ़ाया। फिरदौस अम्मी के करीब बैठकर इन्हें पानी पिलाने लगी। राबिया रोती रही, जबकि फिरदौस को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि वो बेशर्मों की तरह खाली हाथ चली जाती तो आज ये ना होता। वो दोनों इस चीज की आदि से हो गए थे कि रजा का ये रवैया तो सारी जिंदगी यूं ही रहना था, वो कभी नहीं बदल सकता था। उन दोनों ने ये बात तस्लीम कर ली थी, मगर रजा के ये जहरीले अल्फाज हर बार राबिया और फिरदौस की जिंदगी को जहन्नम, उनकी जिंदगी में, उनकी खुशियों में, उनकी मुस्कुराहट में जहर घोल रहे थे। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आज ये सब हो गया। वो अपनी माँ के घुटनों के करीब बैठकर उनके घुटनों पर हाथ रखकर रोते हुए कहने लगी, कसम खुदा के अम्मी, मेरा वाकई में कोई गलत मकसद नहीं था। आप तो जानती हैं यूसुफ अंकल की फैमिली को, और यूसुफ अंकल मेरे लिए कितने तवाइफ लेकर आते हैं। क्या अच्छा लगता कि मैं बेशर्मों की तरह कुछ भी ना लेकर उनके साथ घर चली जाती। मैं तो बस यही सोच कर गई थी, उसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ। और रोते हुए अपनी माँ से कहने लगी, मैं जानती हूँ फिरदौस, रो मत, मेरे पास आओ। राबे ने उसे उठाकर अपने करीब किया और फिर उसके सीधे गाल को देखा, जिसके ऊपर रजा की उंगली के निशान बहुत बेदर्दी से वाजे थे। खून तो होठों से निकल रहा था, अब खुश्क हो चुका था। राबे ने नरमी से उसके गाल पर हाथ फेरा और चूमा, मेरे साथ आओ फिरदौस, मैं इस निशान पर कुछ लगा देती हूँ, थोड़े वक्त के लिए बात ठीक हो जाएगा। वो उसे अपने साथ लेकर किचन में आ गई। परसों रात को आमना की सालगिरह बहुत खुशी से मनाई जा रही थी। घर के गार्डन के बड़ी बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ उसकी फैमिली मेंबर्स और करीबी स्कूल के दोस्त और पड़ोस के लोग मौजूद थे। आमना ने अपनी बर्थडे पर हल्के आसमानी रंग की थीम रखी थी। डेकोरेशन में भी बर्थडे के लिए जो कलर इस्तेमाल किया गया था वो भी हल्के आसमानी रंग का ही सजाया हुआ था। आमना ने भी हल्के आसमानी रंग के कपड़े पहने हुए थे। पर दोस्त लोग अभी थोड़ी देर पहले ही आए थे और यूसुफ साहब और उनकी बीवी से मिल रहे थे कि साथ आमर और उसका बड़ा भाई अब्बास बराबर में खड़े हो गए। उन दोनों भाइयों ने भी इस रंग का लिबास पहना हुआ था जो आज बर्थडे थीम में था। यूं ही बात करते करते आमिर की नजर फिरदौस पर पड़ी, जो हल्के आसमानी रंग के लिबास में मलबूस थी। उसने चूड़ीदार पजामे के साथ लंबी कमीज पहनी हुई थी। बड़ी खूबसूरती से दुपट्टा एक तरह बराबर करके डाला हुआ था। बालों को आधा बांधा हुआ था और आधे बाल आगे की तरफ सलीके से किए हुए थे। बाकी के बाल कमर के पीछे नीचे तक मौजूद थे। उसमें अपने कानों में छोटे छोटे से झुमके पहन रखे थे। उंगली में दो रिंग और एक ब्रेसलेट था। आमिर यूं ही बड़ी फुर्सत से देखा करता था। वो फिरदौस को देख ही रहा था कि उसके बड़े भाई ने उसे जोर से कौनी मारी। आमिर ने गर्दन घुमाकर अपने बड़े भाई अब्बास को देखा, फिर राजदारी से उन दोनों भाइयों ने अपने कान के करीब किए। आमिर, अपनी औकात में रहो, उसके माँ बाप और तुम्हारे माँ बाप बिल्कुल सामने खड़े हैं। अब्बास ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाकर आमिर को देखते हुए कहा, औकात औकात में रहो भाई, अब्बास ने कहा। आमिर को अपने बड़े भाई की बात सुनकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैं क्या कर रहा हूँ भाई? आमिर जरा मासूम बन गया। नहीं मेरे भाई, तुम कुछ नहीं कर रहे, बस अपनी आंखों को जरा काबू में रखो, वरना मैं तुम्हें अंदर जाकर बहुत मारूंगा। कुछ देर के बाद आमना अपनी बर्थडे का केक काटा। फिरदौस ने वो सारी बुक बहुत खूबसूरती से पैक करके आमना के आगे बढ़ाई। हैप्पी बर्थडे आमना, फिरदौस उसके गले से लगकर बड़ी मोहब्बत से कह रही थी। ओह माय गॉड, ये बुक्स! आमना बहुत खुश हो गई थी। हाँ, ये सारी की सारी बहुत अच्छी किताबें हैं, फिरदौस ने कहा। मैंने कुछ पढ़ी थी, कुछ शायरी की हैं और कुछ नॉव ये सब मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ शायरी की किताब जिसमें मीर तकी मीर, मीर फैज अहमद फैज और बहुत सारे दूसरे काबिल शायर मौजूद हैं, तो ले लूं। और क्यों ना तुम्हें पढ़ने के लिए तोहफे में दिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए ये चीज बेस्ट रहेगी। फिरदौस मुस्कुराते हुए मुंह से कह रही थी, अरे यार थैंक यू सो मच, तुम्हें पता नहीं फिरदौस मुझे आजकल इसका कितना ज्यादा क्रेज हुआ है। थैंक यू सो मच यार। आमना वाकई फिरदौस की गिफ्ट से बहुत खुश हो गई थी। फिरदौस आमना और दो सब दोस्तों के साथ खड़ी हुई थी, जबकि आमना सबके तवाइफ का शुक्रिया अदा कर रही थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फिरदौस ने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा तो आमिर यूसुफ खड़ा था। फिरदौस कुछ नहीं बोली, बस आहिस्ता से मुस्कुराई। क्या लगा आमना को तुम्हारा गिफ्ट? आमिर ने कहा। उसे बहुत अच्छा लगा, वो वाकई में बहुत खुश हो गई थी। आपने मुझे एक अच्छा मशवरा दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो तुम मुझे हमेशा बोल सकती हो, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद होकर।
भी किसी भी वक़्त, किसी भी दिन वो मुस्कुराकर फिरदौस को देखते हुए कह रहा था, "थैंक यू सो मच फिरदौस" ने आमिर से कहा। वक़्त तेज़ी से गुज़रता गया और फिरदौस अब कॉलेज की ज़िंदगी में दाखिल हो चुकी थी। फिरदौस, आमना और नूर कॉलेज में एक साथ थीं। फिरदौस जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, दीवानों और इर्तिज़ा की सख्ती मज़ीद बढ़ती जा रही थी। वो फिरदौस को हमेशा लेने और छोड़ने या तो खुद जाता या फिर अपने ड्राइवर से कहता। लड़कियों के साथ वापस आने पर रज़ा ने सख्ती से मना किया और तो पाबंदी आयद की थी। दूसरी तरफ फिरदौस ने भी रज़ा कि किसी बात से इनकार नहीं किया था। आज फिरदौस खड़ी कॉलेज खिड़की कॉलेज के दरवाजे पर बाहर झांक रही थी क्योंकि ड्राइवर अभी तक लेने नहीं आया था और कॉलेज की छुट्टी हुए आधा घंटा होने वाला था। काफी सारी लड़कियां जा चुकी थी, नूर भी चली गई थी। सिर्फ और सिर्फ आमना थी और उसकी क्लास की दो और लड़कियां जो अभी तक अपने आने वालों का इंतजार कर रही थी। जब फिरदौस इंतजार करते करते थक गई तो फिर उसने कॉलेज के ऑफिस से परमिशन लेकर अपनी माँ के नंबर पर फोन किया, मगर घर में किसी ने फोन नहीं उठाया और उसने 2-3 मरतबा ट्राई किया। तीसरी बार फिर उसने अम्मी ने फोन उठा लिया। अम्मी, इतना वक्त हो गया ना, ही तो ड्राइवर आया है और ना ही बाबा, मैं किसके साथ खड़ा हूँ? फिरदौस, ड्राइवर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारे पड़ोस में जो हसन साहब रहते हैं उन्होंने मुझे बताया और वो उसको लेकर अभी हॉस्पिटल गए हैं। इसी वजह से वो तुम्हें लेने नहीं आए और बाबा को जरूरी काम से दोस्तों के साथ मिलकर बाहर गए हैं। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं लेने आती हूँ। आप लेने के लिए आएंगी तो आधा घंटा और ज्यादा लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, मैं खुद आ जाती हूँ रिक्शे में। नहीं, अकेले मत आना, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा करेंगे। ऐसा करो, नूर या आमना के साथ आ जाओ। नूर चली गई है, इसके बाबा आगे थे। आमना है, मगर वो अपने भाई के साथ जाएगी तो आमना के साथ आ जाओ। वो तो तुम्हें ड्रॉप कर देगी एक दिन के लिए। अभी वो मुझे ड्रॉप तो कर देंगी, लेकिन अगर बाबा को पता चला तो वो बहुत खफा होंगे मुझसे कि मैं क्यों किसी की गाड़ी में बैठ कर आई हूँ। मजीद वक्त है बर्बाद मत करो, आमना के साथ आ जाओ आज। अगर तुम्हारे बाबा कुछ कहेंगे तो मैं बात कर लूंगी। आमिर होगा, आमना होगी तो बाबा कुछ नहीं कहेंगे। उनसे बात करके फिरदौस ने फोन काट दिया और ऑफिस से बाहर आ गई। आमना उसके इंतजार कर रही थी। अम्मी बोल रही थी कि तुम्हारे साथ आ जाऊं, बाबा किसी काम से गए हैं आज। देखा, आंटी भी यही कह रही थी, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि हमारे साथ चलो। आमिर भाई हमें लेते चलते जाएंगे, मगर तुम्हें तो बात समझ नहीं आती किसी की। 10 मिनट वेट करते हैं, 10 मिनट तक भाई यूनिवर्सिटी से आते होंगे, फिर उनके साथ चलेंगे। अब चलो मेरे साथ भाई। 10 मिनट के बाद आमिर गाड़ी लेकर कॉलेज के बाहर मौजूद था। फिरदौस उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर चली गई। फिरदौस कॉलेज का रिजल्ट बहुत शानदार आया था, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी, मगर रजा को उसकी कारकर्दगी से कोई सरोकार ना था। ना तो वो खुश हुआ और ना ही उसने परवाह की। एग्जाम्स के बाद जो वक्त मिला वो तेजी से निकलता गया, जबकि फिरदौस की बहुत सारी दोस्तों ने अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। फिरदौस और उसकी माँ ने रजा के आगे जब यूनिवर्सिटी की बात रखी तो रजा जैसे आग बगोला हो गया था। उसे साफ इनकार कर दिया था कि यूनिवर्सिटी जाने की कोई जरूरत नहीं। फिरदौस को पढ़ने का बहुत शौक था और वो एक बहुत काबिल लड़की थी और राबिया उसे हमेशा उसकी पढ़ाई में सपोर्ट करती थी। राबिया ने एक बार फिर रजा से बात करने का फैसला कर लिया। वो तीनों रात के खाने पर एक साथ बैठे थे। राबिया ने उसकी प्लेट में चावल डालते हुए फिरदौस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन की बात की। रजा, फिरदौस के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं और पढ़ने का बहुत शौक है, तो वो आगे पढ़ना चाहती है, मगर उसमें आपकी इजाजत लाजमी है। वक्त और हालात देखी, तालीम किस कदर अहम हो गई है। और दूसरा ये कि बच्ची पढ़ने में बहुत अच्छी है। क्या ये अच्छा होगा कि हम उसको यूं घर में बिठाकर उसकी काबिलियत को बर्बाद कर दें? फिरदौस को यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दे दें, रजा वो बहुत काबिल है। राबिया ने डरते हुए अपनी बेटी की हमायत की। रजा ने कुछ नहीं बोला, बस वो खामोशी से खाना खा रहा था। कुछ तो बोले रजा आप, तुम्हें एक दफा की बात समझने में नहीं आती? ये खाना उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा, तब तुम्हारी अक्ल में ये बात आएगी कि मैंने मना कर दिया। आवारा बनाना चाह रही हो इस लड़कों के साथ पढ़ाकर? तुम क्या चाहती हो कि लड़के उसकी शक्ल देखकर उसका पीछा करते करते मेरे घर तक आ जाएं? अल्लाह ना करे रजा, आप जानते आपकी बेटी ऐसी नहीं। बकवास बंद रखो अपनी। मैंने मना कर दिया तो मना कर दिया, इतना पढ़ लिया ना बस काफी है, ज्यादा पढ़ने का क्या फायदा? तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, मगर क्या फायदा हो तुम्हारा? पढ़ने का घर में ही हो, खाना ही बना रही हो ना, और दूसरा बेटियां पैदा कर रही हो। यूनिवर्सिटी को भूल जाओ, अपनी बेटी के दिमाग में ये फजूल चीज निकाल दो। मैंने एक बार मना कर दिया तो मना कर दिया, और आइंदा इस टॉपिक पर बात ना हो। ज्यादा पढ़ने का शौक है तो प्राइवेट एडमिशन लेके घर में बैठकर पढ़ो, यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत नहीं है। रजा गुस्से में कहता हुआ कमरे से निकल गया। फिरदौस घर में बैठी रही थी, जबकि उसकी बाकी की तमाम लड़कियां, यहाँ तक कि नूर और आमना को यूनिवर्सिटी जाते जाते 1 महीना होने वाला था, मगर फिरदौस यूनिवर्सिटी नहीं जा रही थी। शाम के वक्त वो लाउन में खड़ी अपने पौधों को पानी दे रही थी।
کہ گھر میں گھنٹی بجی۔ فردوس نے دروازہ کھولا۔ یہ رضا کے آنے کا وقت تھا، مگر جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے یوسف صاحب کھڑے تھے۔ ارے انکل، آپ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئیے پلیز اندر آئیے۔ وہ گھر کے اندر چلے گئے۔ بہت شکریہ بیٹا، انہوں نے اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ کیسی ہے بیٹا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رضا آگے کیا کہہ رہے تھے؟ آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھر ہوں گے، بس انکل آنے ہی والے ہوں گے۔ آپ اندر آئیے، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ جب تک بابا بھی آ جائیں گے، وہ ابھی انہیں ڈرائنگ روم تک لے آئی۔ اندر جانے کے بعد ان کی ملاقات رابعہ سے ہوئی۔ رابعہ نے اچھے طریقے سے ان کے مہمان نوازی کی۔ دیر کے بعد فردوس ٹرے میں لوازمات اور چائے لے کر ان کے قریب آ کر بیٹھ نہیں رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ فردوس، ایسا کرو کہ اپنے لیے بھی ایک کپ نکالو اور یہاں بیٹھو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ جی انکل۔ وہ کپ لے کر دوسرے صوفے پر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ آمنہ مجھے بتا رہی تھی کہ یونیورسٹی شروع ہوئے اور 1 مہینہ ہو گیا ہے، مگر تم نے ابھی تک اپنی کوئی یونیورسٹی سٹارٹ نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ تم تینوں کی یونیورسٹی بھی سیم ہوگی، جس طریقے سے اسکول اور کالج سیم تھا، مگر اس نے مجھے بتایا کہ نور کو یونیورسٹی میں لے گئی اور تم ابھی تک یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے پڑھو گی کیا؟ کلاسز 1 مہینہ ہو گیا ہے، شروع ہو چکی ہیں۔ فردوس کچھ نہیں بولی، وہ بس خاموشی سے بیٹھی رہی۔ کیا ہوا بیٹا؟ تم مجھ سے کوئی چیز شیئر کر سکتی ہو؟ میں تمہارے بابا کی طرح ہی ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے بابا سے بات کرتا ہوں۔ نہیں انکل، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فردوس، اگر تم مجھے اپنے بابا کی طرح سمجھتی ہو تو مجھے سچ سچ بتاؤ۔ انکل، وہ بابا یونیورسٹی کی اجازت نہیں دے رہے، میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن لیا ہے تو اسی وجہ سے گھر میں ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بات کرتا ہوں رضا سے تمہاری پڑھائی کی۔ نہیں نہیں انکل، آپ بابا سے کچھ نہیں کہیں گے پلیز، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، پریشان مت ہو، تم اچھی ہو پڑھائی میں تو کیوں وقت ضائع کرنا ہو، پرائیویٹ میں نہیں ریگولرز میں ایڈمیشن لو اور زیادہ بہتر ہے بیٹا۔ کلاسز دوں گی تو چیزیں اچھی طرح سے سمجھ آئیں گی، ذہن کھلے گا اور کسی کی محتاجی بھی نہیں ہوگی، مگر بابا نہیں مان رہے۔ میں بات کرتا ہوں رضا سے، جاری ہے۔